कहानी का नाम पुरानी हवेली का रहस्य। भाग एक, वीरान रास्ता। राजू, एक कॉलेज का छात्र, गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना के गांव नीलगांव गया था। गांव शांत और सुंदर था, लेकिन उसके किनारे एक पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी, जिसके बारे में हर कोई कहता था, वहां मत जाना, वहां भूत है। राजू को डर जैसी कोई चीज नहीं लगती थी। उसने सोचा, ये सब तो अंधविश्वास है, और वह उस हवेली की तरफ जाने की योजना बनाने लगा। भाग दो, हवेली की पहली रात। रात के समय जब चांदनी फैली हुई थी, राजू चुपचाप टॉर्च लेकर हवेली में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर सब कुछ धूल में ढका हुआ था, टूटी कुर्सियां, झूलता झूमर और पुरानी तस्वीरें। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजू चौंका, पर उसने सोचा हवा की वजह से होगा। तभी एक और आवाज आई, क्यों आए हो? राजू ने पीछे देखा, कोई नहीं था। भाग तीन, आत्मा की पुकार। राजू अब थोड़ा घबराने लगा। दीवार पर अचानक एक साया नजर आया। उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में एक औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह बोली, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए। राजू ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं कामिनी हूँ, इस हवेली की आखिरी मालिक। मुझे मेरे ही पति ने मार दिया और यहाँ दफना दिया। मेरी आत्मा तभी से यहाँ कैद है। भाग चार, रहस्य से पर्दा। राजू ने अगली सुबह गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि 50 साल पहले कामिनी देवी की मौत एक हादसा बताकर छिपा दी गई थी, लेकिन कई लोगों ने रात में उसकी परछाई देखी है। राजू ने ठान लिया, वह कामिनी की आत्मा को मुक्त करेगा। उसने पुरानी डायरी पढ़ी और पता चला कि हवेली के पिछवाड़े एक गुप्त तहखाना है। भाग पांच, मुक्ति की रात। राजू रात को फिर से हवेली में गया। पिछवाड़े खुदाई करने पर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। उसमें से एक कंकाल और एक सोने का कंगन मिला, जिस पर नाम खुदा था, कामिनी। जैसे ही राजू ने कंगन उसकी तस्वीर के आगे रखा, अचानक रोशनी फैली और वही सिसकी फिर सुनाई दी, धन्यवाद राजू, अब मैं मुक्त हूँ। भाग 6, अंत लेकिन एक इशारा। अगली सुबह हवेली खुद ब खुद गिर गई। गांव वालों ने माना कि अब वह आत्मा शांत हो गई। लेकिन रात को राजू के कमरे में फिर वही ठंडी हवा चली और एक धीमी सी आवाज आई, अब मेरी कहानी कोई और बताएगा। भाग 7, दूसरी आत्मा की दस्तक। राजू को लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन अगली रात फिर वही आवाज आई, राजू, मुझे भी मुक्ति चाहिए, मेरी सच्चाई हवेली से कहीं गहरी है। अब राजू को समझ आ गया था, यह कामिनी की आत्मा नहीं थी, बल्कि कोई और थी। शायद हवेली का कोई और रहस्य जो अब सामने आना चाहता था। राजू ने अगली सुबह कामिनी की पुरानी डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। वहां एक नाम बार बार लिखा था, अनिरुद्ध। भाग 8, गुप्त कमरा और स्याह सच। राजू फिर से हवेली के मलबे में गया। उसे एक पत्थर हिलता हुआ मिला। वहां नीचे एक गुप्त सीढ़ियां थीं, जो हवेली के नीचे एक तहखाने में जाती थीं। उस तहखाने में अंधेरा, सीलन और दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे। मैं निर्दोष था,
एक पुरानी तिजोरी में राजू को एक और डायरी मिली अनिरुद्ध की। उसमें लिखा था, कामिनी मुझसे प्यार करती थी, पर जबरदस्ती उसकी शादी ठाकुर अर्जुन से कर दी गई। ठाकुर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने कामिनी को मारने की कोशिश की। मुझे इसी तहखाने में बंद कर दिया गया और जिंदा जला दिया गया। राजू की रूह कांप गई। भाग 9 आत्मा का प्रकोप। जैसे ही उसने डायरी पढ़ी, एक धुआं उठा और एक अधजली आत्मा सामने आ गई। यह अनिरुद्ध की आत्मा थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहता बदला। मैं चाहता हूं कि दुनिया मेरी सच्चाई जाने। मेरी आखिरी चिट्ठी गांव की पुरानी मंदिर की घंटी में छिपाई गई है। राजू ने वादा किया, मैं तुम्हारी सच्चाई सामने लाऊंगा। भाग 10 मंदिर की घंटी और रहस्य का खुलासा। राजू मंदिर गया और घंटी को खोलकर देखा। वहां एक छोटी सी सिलवटों वाली चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, कामिनी और मैं भागने वाले थे, लेकिन ठाकुर ने हमें पकड़ लिया। कामिनी को जहर दिया गया और मुझे जिंदा जला दिया गया। यह सच्चाई कभी उजागर न हो सके, इसलिए मेरी आत्मा को कैद कर लिया गया। राजू ने गांव की पंचायत बुलाई और सबके सामने यह चिट्ठी पढ़ी। गांव के बुजुर्गों की आंखें भर आईं। हमें नहीं पता था कि हम एक मासूम आत्मा को 50 साल से कैद रखे हुए थे। भाग 11 अंतिम विदाई। उस रात राजू फिर हवेली के मलबे पर गया और अनिरुद्ध की डायरी और चिट्ठी को अग्नि को समर्पित किया। एक सुनहरी रोशनी आकाश की ओर गई और आवाज आई, अब मैं आजाद हूँ। धन्यवाद राजू। लेकिन जैसे ही राजू घर लौटा, दीवार पर लिखा था, अब तीसरी आत्मा की बारी है। भाग 12 कनी आके देखो, तीसरी आत्मा का बुलावा। रात के अंधेरे में राजू के कमरे की खिड़की अपने आप खुली। एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज फिर आई, कनी आके देखो, कनी आके देखो। राजू ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? तभी आईने पर किसी ने खून से लिखा, मैं कनी हूँ। भाग 13 आईना लोक और कनी की कैद। राजू उस आईने के पास गया और जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक उसके चारों ओर सब कुछ बदल गया। वह अब एक काले धुएं और टूटे हुए समय के बीच खड़ा था। यह था आईना लोक, मिरर रियल्म। वहां एक छोटी लड़की की परछाई रो रही थी। उसने कहा, मेरा नाम कनी है। मैं हवेली में नौकर की बेटी थी। ठाकुर ने मुझे खेलते वक्त गलती से सीढ़ियों से गिरा दिया, लेकिन फिर सबने मुझे पागल और बुरी आत्मा बताकर इस आईने में कैद कर दिया। राजू को उसकी मासूमियत में सच्चाई दिखी। कनी बोली, अगर तुम मेरी आंखें वापस ला सको तो मैं मुक्त हो सकती हूँ। राजू ने पूछा, तुम्हारी आंखें? कनी ने इशारा किया। ठाकुर ने मेरी कांच की आंखें एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दी थीं, जिसे मंदिर के नीचे दबा दिया गया है। भाग 14 मंदिर के नीचे का रहस्य। राजू अब अकेला नहीं था। गांव का एक और लड़का अमित भी साथ हो गया, जो हमेशा से अंधविश्वास का विरोध करता था। दोनों ने मंदिर के पुजारी से चाबी ली और मंदिर की फर्श हटाई। नीचे एक संकरी सुरंग थी जो एक और तहखाने तक जाती थी। वहां रखा था एक लकड़ी का बॉक्स। जो ही उन्होंने उसे खोला, 2 चमकती कांच की आंखें दिखीं। लेकिन तभी एक डरावना काला धुआं उठा। तुम कनी को मुक्त नहीं कर सकते।
वो मेरे साथ बंद रहेगी। यह ठाकुर अर्जुन की आत्मा थी, जो अब शैतानी आत्मा बन चुकी थी। भाग 15 अंतिम मुक्ति और आईना टूटता है। राजू ने हिम्मत से कनी की आंखें उठाईं और जोर से बोला, तेरे जुल्म अब नहीं चलेंगे ठाकुर। यह बच्ची निर्दोष है। कनी की आत्मा प्रकट हुई। जैसे ही उसकी आंखें उसे वापस मिली, एक तेज उजाला फैला और ठाकुर की आत्मा चीखते हुए काले धुएं में समा गई। आईना चटकने लगा और फिर टूट गया। कनी मुस्कराई और बोली, अब मैं जा रही हूँ खेलने, आसमान में, जहाँ डर नहीं है। भाग 16 अंत या शुरुआत। अब हवेली का हर रहस्य उजागर हो चुका था। कामिनी, अनिरुद्ध और कनी तीनों आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। लेकिन राजू की मेज पर एक नया आईना रखा था और उसमें लिखा था, कभी कभी आईने भी डरते हैं। अब चौथी आत्मा तैयार है। भाग 17 चौथी आत्मा, आईना रानी की वापसी। राजू के कमरे में जो नया आईना रखा था वह बेहद पुराना और अजीब दिखता था। उसके किनारों पर बारीक नक्काशी थी और बीच में एक लाल बिंदी जैसी चमक। रात होते ही कमरे में अचानक अंधेरा छा गया। आईने से एक ठंडी हवा निकली और उसमें एक चेहरा उभरा। मैं आईना रानी हूँ, आईनों की रक्षक। लेकिन अब आईने मेरे वश में नहीं रहे। राजू ने कांपते हुए पूछा, क्यों? क्या हुआ है? आईना रानी बोली, किसी ने आईनों की दुनिया में घुसकर अंधेरा फैला दिया है। आत्माओं को कैद किया जा रहा है और अगला शिकार तुम हो, राजू। भाग 18 आईनों की दुनिया, मिरर वर्ल्ड। अगली सुबह राजू ने आईने की ओर देखा तो उसमें उसका प्रतिबिंब मुस्करा नहीं रहा था, बल्कि डरावनी आंखों से उसे घूर रहा था। अचानक वह आईने के अंदर खींच लिया गया। अब राजू एक अजीब दुनिया में था, जहां हर चीज शीशे की बनी थी, लेकिन सब उल्टा था। पेड़ नीचे उगते थे, लोग उल्टी दिशा में चलते थे और हर आईने में कोई फंसी आत्मा चीख रही थी। वहां एक बुजुर्ग आत्मा मिली जिसने बताया, आईना रानी को उसी के आईनों में कैद कर लिया गया है और जिसने ये किया है उसका नाम है काल प्रतिबिंब। भाग 19 काल प्रतिबिंब और उल्टी दुनिया। राजू ने आगे बढ़ते हुए एक बड़ा क्रिस्टलाइना देखा। उसमें से निकला एक परछाई जैसा प्राणी, आधा इंसान आधा धुआं। मैं हूँ काल प्रतिबिंब, मैं सबका उल्टा रूप हूँ और अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। राजू ने साहस जुटाया और कहा, मैं अपने भीतर के डर से नहीं डरता। पर काल प्रतिबिंब ने राजू के सामने उसका सबसे गहरा डर खड़ा कर दिया। उसका खुद का अंधेरा रूप जो बोल रहा था, तू भी एक दिन ऐसा ही बनेगा। झूठ, डर और लालच से भरा। भाग 20 आत्मा की चमक और रक्षक का जन्म। राजू ने याद किया, कामिनी, अनिरुद्ध और कनी तीनों आत्माओं को उसने बिना स्वार्थ के मुक्ति दिलाई थी। वह चिल्लाया, आईने जो दिखाते हैं वो जरूरी नहीं कि हम वही हों। मैं अपने कर्मों से बनता हूँ, परछाई से नहीं। राजू की आत्मा से एक उजाला फूटा। काल प्रतिबिंब चीखते हुए पीछे हट गया। उसी उजाले में से आईना रानी मुक्त हो गई। वह बोली, राजू, तुम अब इस संसार के आईना रक्षक बन चुके हो। लेकिन याद रखना, हर आईने के पीछे कोई न कोई कहानी होती है। और कुछ कहानियां
अभी बाकी हैं। अंत या एक नई शुरुआत। राजू घर लौटा। सब सामान्य लग रहा था, पर उसके कमरे में वह पुराना आईना अब गायब था और उसकी जगह एक नया नोट रखा था। अगला आईना खुल चुका है, लेकिन इस बार कहानी तेरी नहीं होगी, बल्कि तेरे सबसे करीबी की होगी। भाग 21 आईना 2 सबसे करीबी की सच्चाई। राजू को जब नोट मिला, इस बार कहानी तेरी नहीं होगी, बल्कि तेरे सबसे करीबी की होगी। वो चौंक गया। मेरे सबसे करीबी? उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, अमित, उसका सबसे अच्छा दोस्त जिसने पहले मंदिर में उसकी मदद की थी। भाग 22 अमित का बदलता व्यवहार। अमित अब अजीब सा बर्ताव करने लगा था। वो गुमसुम रहता, आईनों से दूर भागता और कभी-कभी खुद से बातें करता। राजू ने पूछा, तू ठीक है ना? अमित ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं कोई और बन रहा हूँ। मैं खुद को आईनों में नहीं देख पाता। राजू ने उसे अपने घर बुलाया। जैसे ही अमित ने राजू के कमरे का दरवाजा खोला, वो वही गायब आईना फिर से दीवार पर टंगा दिखा। आईने से एक आवाज आई, वो अब केवल तेरा दोस्त नहीं, वो खुद एक आईना बन रहा है। भाग 23 आईना शाप और बीते कल की दरारें। राजू ने पुराने मंदिर में जाकर जवाब खोजने की कोशिश की। वहां उसे एक पुराना ग्रंथ मिला, आईना शाप, एक श्राप जो किसी निर्दोष पर पड़ता है जब कोई रक्षक किसी आत्मा को अधूरी मुक्ति देता है। राजू को समझ आया, कनी की आत्मा तो मुक्त हुई थी, लेकिन आईना रानी के किसी हिस्से को पीछे छोड़ दिया गया था, और वह हिस्सा अब अमित के भीतर प्रवेश कर चुका था। भाग 24 आईना बनाम मानव। रात को राजू ने अमित से बात करने की कोशिश की, लेकिन अमित की आंखें अब कांच जैसी हो चुकी थीं, और उसके चेहरे पर आईनों जैसी दरारें बन चुकी थीं। अमित बोला, अब मैं सिर्फ अमित नहीं हूँ, मैं उसका आईना हूँ जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया। वो अचानक हवा में उठने लगा और उसके चारों ओर आईनों की एक गोलाकार भंवर बनने लगी। हर आईने में राजू का एक डरावना रूप दिख रहा था। कहीं वह अपने माता पिता को खो देता है, कहीं वह खुद आत्मा बन जाता है, कहीं वह हमेशा अकेला रह जाता है। भाग 25 मित्रता की अंतिम परीक्षा। राजू ने अपने डर को देखते हुए आंसू बहाते हुए कहा, अगर मैंने कुछ अधूरा छोड़ा तो मैं उसे पूरा करूंगा, लेकिन मैं तुझे खो नहीं सकता, अमित। तभी एक सुनहरी रोशनी उसकी जेब से निकली, कनी की दी हुई कांच की पुतली जिसे राजू यादों के तौर पर रखे हुए था। उसने वह पुतली अमित की तरफ बढ़ाई और कहा, ये वो हिस्सा है जो तुमसे छूट गया था, अब लौट आ। आईनों की दरारें टूटने लगीं और अमित जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखें सामान्य हुईं और वो बोला, तू तूने मुझे बचा लिया। भाग 26 आईना अब भी देख रहा है। सब ठीक हो चुका था, पर जैसे ही राजू घर लौटा, कमरे में लगा आईना अब एकदम काला हो चुका था और उस पर उभरा एक नया चेहरा। राजू, अब अगली बारी तेरे खून से जुड़ी है। राजू ने कांपते हुए पूछा, कौन? आईना मुस्कराया, तेरी माँ।
भाग 27। आईना 3 माँ का छुपा अतीत। राजू ठिठक गया। आईने की आवाज अब और स्पष्ट थी। तू अपने दोस्तों को बचा चुका है, पर क्या तू अपने परिवार को जानता है? राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ, लेकिन माँ तो। वो माँ के पास दौड़कर गया। भाग 28। संदूक की चाबी। राजू की माँ पूजा कर रही थी। राजू ने धीमे से पूछा, माँ, क्या आपके पास कोई ऐसा आईना था जो आपने कभी छुपाया हो? माँ चौंकी, फिर धीरे से बोली, राजू, एक चीज है जो मैंने हमेशा तुझसे छुपाई। तेरे नाना एक तांत्रिक थे और उन्होंने एक बार एक आत्मा को एक पुराने आईने में कैद किया था। फिर माँ ने लकड़ी की अलमारी से एक पुराना पीतल का संदूक निकाला। उसमें रखी थी एक पुरानी चाबी और एक तस्वीर माँ की, लेकिन तस्वीर के पीछे एक धुंधला भयानक चेहरा था। भाग 29। बंद कमरा और आत्मा की गूंज। चाबी से माँ ने घर का एक बंद कमरा खोला, जिसे सालों से बंद रखा गया था। अंदर एक टूटी मेज, चिथड़े पर्दे और दीवार पर लटका था वही शापित आईना जो माँ ने अपने पिता से बचाकर छुपा दिया था। माँ रोते हुए बोली, इस आईने में तेरे नाना की एक अधूरी साधना कैद है और अब वो मुझे लेने आ रहा है। तभी आईने से गूंज निकली, तेरा समय पूरा हुआ। रूपवती। भाग 30। माँ का दूसरा नाम रूपवती। राजू हक्का बक्का रह गया। रूपवती? ये कौन? माँ ने सिर झुकाकर कहा, मेरा असली नाम रूपवती है। मैं तांत्रिक की बेटी थी, पर मैंने उसकी काली साधना के खिलाफ जाकर एक आत्मा को मुक्त कर दिया था। वो आत्मा अब भी मुझे ढूंढ रही है, बदला लेने। आईने से एक साया निकला, आकारहीन लेकिन आंखें अंगारे जैसी। वो बोला, मैं आत्मा बिरंची हूँ, जिसे तेरे नाना ने बांधा था और तूने मुझे अधूरा मुक्त किया। अब तू मेरी बंदी बनेगी, हमेशा के लिए। भाग 31। माँ और बेटे की अंतिम लड़ाई। राजू ने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, नहीं, अब मैं इस श्राप को खत्म करूंगा। राजू ने वह कांच की पुतली, आईना रानी से मिली अंगूठी और काल प्रतिबिंब की राख एकत्र कर एक तांत्रिक मंडल बनाया। बिरंची चीखने लगा, नहीं, ये 3 वस्तुएं मुझे खत्म कर सकती हैं। माँ ने राजू को देखा और कहा, तेरी आत्मा अब तैयार है। अब तू ही एक नया रक्षक है। राजू ने मंत्र बोला और तीनों वस्तुएं आईने में डाली। अचानक तेज प्रकाश फूटा। बिरंची की चीख से पूरा घर थर्रा उठा। आईना चटक गया और सब शांत हो गया। भाग 32। मुक्त आत्मा, नई शुरुआत। सुबह जब सूरज निकला, माँ मुस्कुरा रही थीं, हल्की थकावट के साथ। उन्होंने राजू को गले लगाया और कहा, अब सब ठीक है, लेकिन एक बात याद रख बेटा, अगर कोई भी आईना अपनी जगह से हिले तो समझ जाना कहानी फिर से शुरू होने वाली है। राजू ने कमरे की दीवार पर देखा। वहां अब कोई आईना नहीं था, पर जमीन पर गिरा था एक सफेद कागज, जिस पर लिखा था, अब आईना 4 तैयार है। इस बार कहानी शुरू होगी तेरे भविष्य से,
आईना एक डरावनी परछाई की कहानी। भूमिका। यह कहानी है राजू नामक एक 16 साल के लड़के की, जो अपने परिवार के साथ एक पुराने हिल स्टेशन कस्बे मायापुर में शिफ्ट होता है। घर बेहद सुंदर लेकिन बहुत पुराना होता है और साथ ही उसमें लगा एक प्राचीन आईना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाता है। भाग एक, नया घर नया डर। राजू और उसका परिवार जैसे ही नए घर में शिफ्ट होते हैं, उसे घर के ऊपर की एक बंद कोठरी में एक बड़ा भारी पुराना आईना मिलता है। माँ कहती है, ये आईना यहाँ के साथ ही आया था, हटाओ मत। राजू को कुछ अजीब लगता है। आईने में कभी कभी हल्की सी परछाई दिखती है, जो वो पलटने पर नहीं पाता। भाग दो, पहली रात। राजू एक रात उस आईने के सामने सो जाता है। अचानक उसे लगता है कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। राजू घबरा जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि आईना पूरी तरह धुंधला हो चुका है और उस पर किसी ने खून से लिखा है, तेरे सपनों में अब मैं आऊंगा। भाग तीन, कनी की आत्मा। अगले दिन स्कूल में राजू की मुलाकात होती है एक अजीब सी लड़की से, कनी। वह बहुत शांत और सीधी लगती है, लेकिन कहती है, तुम उस आईने के घर में रहते हो ना? राजू हाँ में सिर हिलाता है। कनी गंभीर हो जाती है और कहती है, वो आईना सिर्फ कांच नहीं है, वो एक दरवाजा है, मेरे जैसे लोगों के लिए। भाग चार, आईना रानी की कहानी। कनी बताती है कि 100 साल पहले मायापुर की एक रानी रूपवती ने एक आत्मा को काले जादू से आईने में कैद किया था। वो आत्मा अब भी आजाद नहीं हो सकी है और किसी रक्षक आत्मा की तलाश कर रही है, जो उसका द्वार खोल सके। राजू को एहसास होता है कि वह सपना, फुसफुसाहट और आईना सब जुड़ा हुआ है। भाग पांच, सपना जो सच निकला। राजू को रात में एक और सपना आता है। आईना टूटता है, कनी गायब हो जाती है और एक परछाई उसके शरीर में घुसने की कोशिश करती है। अगली सुबह राजू देखता है कि आईने में कनी का चेहरा दिखाई दे रहा है और वह रो रही है। भाग 6, कोठरी का रहस्य। राजू आईने के पीछे की दीवार टटोलता है और उसे वहां एक चुपचाप बंद दरवाजा मिलता है। अंदर घुसते ही वह पाता है कि ये जगह एक पुराना तांत्रिक कमरा था। दीवारों पर तंत्र मंत्र, राख और एक काली किताब। उसे पता चलता है कनी कोई इंसान नहीं, बल्कि उसी आत्मा का हिस्सा है जिसे रानी ने कैद किया था। भाग 7, आत्मा की परीक्षा। कनी की आत्मा अब राजू से कहती है, अगर तू मुझे मुक्त करेगा तो तुझे अपने डर से लड़ना होगा, क्योंकि उस आत्मा के साथ तेरा रिश्ता है। राजू तैयार होता है। आईना अचानक चटकता है और उससे निकलता है बिरंची, एक भयंकर आत्मा। भाग 8, डर बनाम हिम्मत। बिरंची राजू को दिखाता है उसके डर, माँ को खो देना, अकेले मर जाना, खुद को भूल जाना। राजू इन सब का सामना करता है। कनी की दी हुई एक कांच की पुतली, एक आईना रानी की अंगूठी और एक धार्मिक मंत्र से वो बिरंची को बांधता है। अंत में आईना टूटता है और कनी की आत्मा मुक्त हो जाती है। भाग 9, दोस्त की पीड़ा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद राजू का सबसे अच्छा दोस्त अमित अजीब व्यवहार करने लगता है।
वो आईने से डरता है, खुद से बातें करता है। एक रात वह चीखते हुए कहता है, राजू, वो मेरे अंदर है। बिरंची गया नहीं, वो मुझ में घुस गया है। भाग 10 आईना 2 परछाई वापस। राजू को समझ आता है आत्मा का एक टुकड़ा अमित में रह गया है। वो फिर तांत्रिक कमरे में जाता है और देखता है दीवार पर कोई नया आईना उगाया है और उसमें अमित का अक्स तड़प रहा है। अब उसे सिर्फ आत्मा को नहीं बल्कि अपने दोस्त को भी बचाना है। भाग 11 माँ का छुपा अतीत। राजू जब यह सब माँ को बताता है तो माँ कुछ छुपा रही होती हैं। एक दिन माँ रोते हुए बताती हैं, मैं ही हूँ रूपवती रानी की बेटी और तेरे नाना ही थे वो तांत्रिक। माँ ने उस आत्मा को अधूरी मुक्ति दी थी जिससे श्राप अब उनके बेटे राजू तक पहुंच चुका है। भाग 12 अंतिम परीक्षा। माँ, राजू और अमित तीनों मिलकर उस आखिरी आत्मा को तंत्र से मुक्त करते हैं। माँ अपने पिता की किताबों से प्रायश्चित मंत्र पढ़ती हैं। राजू एक यज्ञ करता है। अमित अपने भीतर की आत्मा से लड़ता है। तीनों की एकता और साहस के कारण आत्मा का वो अंतिम टुकड़ा भी जल जाता है। आईना अब हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अंतिम दृश्य। राजू अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। माँ चाय लाकर कहती हैं, अब डरने की जरूरत नहीं बेटा। राजू मुस्कुराता है। लेकिन जैसे ही माँ बाहर जाती हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर एक नया आईना धीरे धीरे उभरता है और उसमें दिखता है राजू का ही चेहरा। लेकिन मुस्कान थोड़ी अजीब होती है। आईने के नीचे एक नया शब्द उभरता है, अभी कहानी पूरी कहाँ हुई है। नाम आईना, एक डर जो कभी खत्म नहीं होता। भाग 13 2 समय 2 राजू। राजू को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक रात जब वह उस नए उगते आईने को देखता है तो उसमें खुद की एक अलग परछाई देखता है। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन कुछ अलग। वह परछाई बोलती है, मैं हूँ भविष्य का तू, जो उस आत्मा से कभी मुक्त नहीं हो सका। अब तुझे मेरी जगह लेनी है। राजू पीछे हटता है, लेकिन अब वो आईना एक दरवाजा बन चुका है। उसमें से काले धुएं का तूफान निकलता है और राजू को अंदर खींच लेता है। भाग 14 समय का जाल। राजू को होश आता है वो एक अजीब दुनिया में है जहां समय रुका हुआ है। यह एक समय लोक है जो आत्माओं द्वारा बनाया गया है। यहाँ हर कोई अपने अतीत के सबसे डरावने पल में फंसा है, बार बार वही पल दोहराया जा रहा है। राजू वहाँ कनी को भी देखता है, लेकिन अब वह सिर्फ स्मृति बन चुकी है। राजू को आवाज आती है, अगर बाहर जाना है तो तुझे खुद को भूलना होगा और आईने के उस रक्षक को हराना होगा जो अब तू ही बन चुका है। भाग 15 रक्षक बनाम आईना। राजू का सामना होता है एक दूसरे राजू से जो आईने का संरक्षक है, काला वस्त्र पहने, ठंडी आंखों वाला, भय से अडिग। वह कहता है, तू ही आया था मुझे मुक्त करने, अब तू ही कैद होगा। एक भयंकर लड़ाई होती है, दोनों के पास वही यादें, वही डर, लेकिन एक के पास आशा और दूसरे के पास हारी हुई पीड़ा।
राजू अंत में कहता है, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, तू भी मैं ही है। चल दोनों मुक्त हो जाए। और वह अपने अंधेरे वाले रूप को गले लगाता है। तभी समय का बवंडर टूटता है। भाग 16 मुक्ति। आईना टूटता है, लेकिन इस बार वह ध्यानपूर्वक चूर चूर होता है। हर टूटी किरच से एक आत्मा निकलती है और आकाश की ओर उड़ जाती है। राजू फिर से अपने कमरे में होता है। माँ दौड़कर आती है। क्या हुआ बेटा? राजू मुस्कुराकर कहता है, बस एक पुराना आईना साफ किया, अब कभी नहीं उगेगा। अंतिम मोड़, परछाई का उत्तराधिकारी। सालों बाद एक नया परिवार उस पुराने घर में आता है। एक छोटा बच्चा दीवार पर उंगली फेरता है और कहता है, मम्मी, यहाँ कुछ उभरा हुआ लगता है। वहां पर धीरे धीरे चमकता है। मैं लौटूंगा जब कोई फिर से आईने में झांकेगा। आईना 2, समय का जाल समाप्त। लेकिन डर की कहानी अब भी जीवित है। आईना 3, आईनों का युद्ध, भाग 1, छाया का बुलावा। राजू को लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक रात नींद में उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है। हर आईना केवल प्रतिबिंब नहीं दिखाता, कुछ आईने युद्ध का द्वार भी होते हैं। वह चौंक कर उठता है। दीवार पर अब कोई आईना नहीं है, लेकिन उसकी खिड़की में चांदनी के बीच धुंधली आकृतियां झलक रही हैं, मानो कोई उसे देख रहा हो। अगले दिन उसके दरवाजे पर एक पुराना डाकिया आता है और एक बक्सा देकर चला जाता है। बक्से पर कोई नाम नहीं, बस एक शब्द उभरा है, उत्तराधिकारी। राजू बक्सा खोलता है। उसमें एक टूटे हुए आईने का टुकड़ा है और एक नोट। यह अंतिम नहीं था। अब शुरू होगा असली युद्ध, आईनों का युद्ध। भाग 2, आईनों की सभा। राजू जैसे ही आईने के टुकड़े को छूता है, वह अचानक खींच लिया जाता है और एक नए अजीब लोक में पहुंचता है। वह देखता है एक भव्य कक्ष, जहां चारों ओर दीवारों पर अनगिनत आईने लगे हैं। हर आईना किसी न किसी दुनिया का द्वार है। वहां कुछ और लोग हैं, सभी की आंखों में वही सवाल, हमें क्यों बुलाया गया? तभी एक अजीब छाया प्रकट होती है, जिसकी आंखें जली हुई लाल हैं। वह कहती है, तुम सब आईना चुने हुए हो। तुम्हारे पास वो अतीत है जिससे ये युद्ध पनपता है। राजू को समझ आता है, हर आईना एक दुनिया है और कुछ आईने बुराई के हाथ में जा चुके हैं। भाग 3, युद्ध की भविष्यवाणी। छाया बताती है कि एक काला आईना, जिसे प्रारंभाईना कहते हैं, अब दरार दे चुका है। उस दरार से डरावनी आत्माएं, अतीत की छायाएं और अंधकार बाहर आने लगे हैं। यदि ये अंधकार 7 विशेष आईनों को संक्रमित कर दें, तो सभी समय रेखाएं टूट जाएंगी। अब जिम्मेदारी है आईना चुने हुए योद्धाओं की। हर किसी को एक एक आईना द्वार पर भेजा जाएगा, जहां उन्हें उस लोक को बचाना है। राजू को सौंपा गया पहला आईना है क्रंदन आईना, जहां आत्माएं रोती हैं, लेकिन आंसू असल नहीं होते। भाग 4, आईना 1, क्रंदन का द्वार। राजू जैसे ही आईने में प्रवेश करता है, वह एक दुनिया में पहुंचता है जहां हर कोई रो रहा है, बच्चे, बूढ़े, पेड़, दीवारें, यहाँ तक कि बादल भी। लेकिन आश्चर्य की बात, किसी के आंसू नहीं गिरते।
वहां एक लड़की मिलती है, मीरा, जो कहती है, यहाँ सबको रोना आता है, पर किसी को रोने की अनुमति नहीं। यह दुनिया एक ऐसे शाप में बंधी है जिसे आईने की रानी ने डाला था। राजू को पता चलता है यहाँ का शासक एक आत्मा चोर है जो लोगों की भावनाएं चुराकर उन्हें कठपुतली बना देता है। भाग 5, आईने की रानी और युद्ध। राजू मीरा की मदद से उस आत्मा चोर के किले में घुसता है। वहां एक बड़ा आईना है जिसमें राजू अपना अतीत देखता है। कनी की चीखें, माँ की डरती आंखें और वह पुराना आईना जो कभी उगा था। राजू समझ जाता है अतीत से भागकर नहीं, उसका सामना करके ही वह युद्ध जीत सकता है। वह उस आईने को तोड़ता है और आत्मा चोर को उसका ही डर दिखाता है। आईना गूंज उठता है और रानी की छवि फुसफुसाती है, एक जीता, अब 6 और बाकी हैं। क्या तुम तैयार हो? जारी रहेगा। क्या राजू बाकी 6 आईनों को बचा पाएगा? क्या आईनों की रानी सिर्फ आत्मा है या कुछ और? भाग 6, धुआं और आत्मा की भूल भुलैया। राजू ने एक आईना बचा लिया था, क्रंदनाइना, लेकिन जैसे ही वह असली लोक में लौटता है उसका चेहरा धुआं से घिर जाता है। वह अपने कमरे में नहीं बल्कि एक रहस्यमय सुरंग में है। चारों ओर दीवारों पर आईनों की परछाइयां हैं। हर परछाई हिल रही है, मानो कोई जीवित आत्मा अंदर कैद हो। एक धीमी आवाज गूंजती है, तुम आईनों को तोड़ सकते हो, लेकिन क्या तुम अपने अंदर के आईने को भी तोड़ सकते हो? भाग 7, आत्मा की भूल भुलैया। राजू समझ जाता है कि यह आत्मा लोक है, एक ऐसा संसार जहां हर व्यक्ति को अपनी ही भावनाओं की भूल भुलैया में फंसाया जाता है। हर दरवाजा एक आईना है, हर आईना उसकी कोई अधूरी भावना दिखाता है। एक पहला आईना, वह दिन जब कनी ने पहली बार डरकर उसका हाथ छोड़ा था। 2, दूसरा आईना, वह पल जब उसने माँ की बातों को नजरअंदाज किया था। 3, तीसरा आईना, जब उसने अपने डर से भागना शुरू किया था। राजू इन सब का सामना करता है, लेकिन चौथे आईने में वह खुद को देखता है, एक अंधेरे में बैठा, उदास, टूटा हुआ। और वो रूप कहता है, तू कितना भी भागे, मैं तेरा साया हूँ, हमेशा था, हमेशा रहूंगा। भाग 8, भीतरी युद्ध। राजू अब जान चुका है युद्ध बाहरी नहीं भीतर का है। वह उस अंधेरे स्वयं से लड़ता नहीं बल्कि उसे अपनाता है। कहता है, अगर तू डर है तो मैं हिम्मत हूँ, अगर तू पीड़ा है तो मैं स्वीकृति हूँ। अचानक वह अंधेरा रूप मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। सामने एक आईना चमकने लगता है, उसमें लिखा होता है, तुमने आत्मा की भूल भुलैया पार कर ली है। अब अगला द्वार है धुंधलोक। भाग 9, धुंधलोक, असली और नकली की जंग। राजू एक नई दुनिया में पहुंचता है, चारों ओर घना कोहरा। यहाँ हर चीज का प्रतीकात्मक रूप है, असली चेहरों की कोई गारंटी नहीं। वहां उसे कनी दिखती है, मुस्कराती हुई, भैया, मैं अब सुरक्षित हूँ। वो दौड़कर आती है और राजू को गले लगा लेती है। लेकिन तभी दूर से एक और आवाज आती है, राजू, मत छूना उसे, वो मैं नहीं हूँ। अब 2 कनियां, एक हंसती हुई, एक रोती हुई। राजू समझ नहीं पाता कौन असली है।
भाग 10 निर्णय की परीक्षा। कनी की दोनों प्रतिकृतियां उससे एक ही बात कहती हैं। मैं तेरी बहन हूँ, मुझे गले लगाओ और इस भय से बाहर निकालो। राजू आंखें बंद करता है। उसे याद आता है, असली कनी हमेशा अपनी बाह में नीली राखी पहनती थी। वो देखता है, मुस्कुराती कनी के हाथ खाली हैं, लेकिन रोती हुई कनी की बाह में वो राखी बंधी है। राजू तुरंत आगे बढ़ता है और रोती हुई कनी को गले लगाता है। वह असली नहीं, लेकिन एक स्मृति की आत्मा थी और अब मुक्त हो चुकी है। भाग 11 दो आईने बचे हैं और अंत निकट है। अब राजू के पास 5 में से 3 आईनों की मुक्ति हो चुकी है। क्रंदन आईना, आत्मा की भूल भुलैया, धुंधलोक। अब 2 सबसे खतरनाक द्वार बाकी हैं। एक भविष्य आईना जो आने वाली मौतें दिखाता है। 2 केंद्रीय आईना जहां आईनों की रानी स्वयं निवास करती है। छाया की आवाज फिर गूंजती है। अगर तुम वहां पहुंचे तो लौट नहीं पाओगे राजू, पर यही तुम्हारी नियति है। जारी रहेगा। क्या राजू भविष्य आईना में अपनी मृत्यु देख पाएगा? क्या वह केंद्रीय आईना को बंद कर पाएगा या उसी में समा जाएगा? भाग 12 भविष्य की दरार। राजू अब अंतिम द्वार के करीब है। एक आईना जो किसी भी आत्मा को उसकी मृत्यु दिखाता है। इसका नाम है भविष्य आईना। यह आईना न कोई चेतावनी देता है, न संकेत, सिर्फ एक झलक देता है जो जीवन बदल सकती है। जैसे ही राजू उसके सामने खड़ा होता है, आईना फड़फड़ाता है और चित्र उभरने लगते हैं। दृश्य: राजू एक खंडहरनुमा हवेली में गिरा हुआ है। चारों ओर संगमरमर जैसे सफेद आईने टूटे पड़े हैं। एक भयावह छाया, एक महिला रूपी आईनों की रानी, राजू को गले से पकड़कर कह रही है, तू नहीं जीत सकता। आईनों की दुनिया अब तुझसे ज्यादा जानती है। राजू चीखता है और अचानक आईना फट जाता है। कांच की किरचें उसकी हथेली में धंस जाती हैं। भाग 13 क्रोध और ज्ञान। भविष्य आईना टूटने के बाद राजू को एहसास होता है, उसका अंत निश्चित नहीं है, वो विकल्पों से भरा हुआ है। अब वह निडर है, लेकिन वह जानता है, आईनों की रानी जिसने कनी की आत्मा को कैद किया, अब उसे बुला रही है। वह अंतिम द्वार की ओर बढ़ता है, जहां लिखा है, केवल वही प्रवेश करे जो खुद को भुला दे। भाग 14 केंद्रीय आईना, रानी का महल। राजू अंदर जाता है। चारों तरफ हजारों आईने। हर आईना एक याद, एक भावना, एक चेहरा दर्शाता है। बीचों बीच एक सिंहासन है। उस पर बैठी है एक स्त्री, आईनों की रानी। उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ आईनों से बनी आंखें और होंठ। वह कहती है, मैं तेरे अंदर की हर भावना जानती हूँ राजू। डर, पछतावा, गुस्सा, प्यार, सब मेरे पास कैद हैं। क्या तू वाकई मुझे हरा सकता है? भाग 15 आईनों का युद्ध। राजू आगे बढ़ता है। अपने डर और अनुभवों से बने 3 आईने उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। 1 कनी की हंसी, 2 माँ की ममता, 3 अपने छोटे रूप का डर। रानी कहती है, इन आईनों को तोड़ो।
या अपनी आत्मा मुझे दे दो। लेकिन राजू कुछ अलग करता है। वह आईने तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाता है। आईने अचानक रोशनी में बदल जाते हैं। हर भावना स्वीकार कर ली गई है। रानी चीखती है, नहीं, ये नियमों के खिलाफ है। भाग 16 मुक्त आत्माएं और अंत। जैसे ही तीनों आईनों की रोशनी रानी को घेरती है, उसकी देह चटकने लगती है। वह कहती है, राजू, तू पहला है जिसने आईनों से खुद को देखा और खुद को माफ किया। उसका अस्तित्व टूट जाता है और कमरे के सारे आईने फट जाते हैं। एक उजाले में कनी की आत्मा आती है और पहली बार मुस्कुराती है। भैया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। भाग 17 वापसी और एक नया आईना। राजू अब असली दुनिया में लौटता है। कमरे में सुबह की धूप है और एक छोटा आईना उसकी मेज पर रखा है। आईने में अब कोई परछाई नहीं, लेकिन एक हल्की सी रोशनी है, कनी की हंसी की तरह। समाप्त पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आईने अब भी बनाए जा रहे हैं। हर भावना, हर आत्मा, हर गलती एक नए आईने में बदल सकती है। और कभी कभी हमें खुद से मिलने के लिए डर के उस पार जाना पड़ता है। भाग 1 टूटी रेखा और अधूरी शक्ति। राजू को लगा था कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन सच तो यह था, आईनों की रानी पूरी तरह मरी नहीं थी। उसकी परछाई, जिसे छाया रूप कहा जाता था, अब भी एक पुराने आईने के टुकड़े में कैद थी और वह धीरे धीरे जाग रही थी। भाग 2 एक नई रहस्यमय लड़की। राजू स्कूल जा रहा था जब उसकी मुलाकात हुई एक नई लड़की से। नाम था अन्वी। शांत, गहरी आंखों वाली, जैसे उसकी आंखों में रात का अंधेरा छिपा हो। अन्वी ने पहली ही मुलाकात में राजू से कहा, तुमने आईनों की रानी को हराया था, है ना? राजू चौंक गया। तुम कौन हो? वो जो तुम्हें दोबारा उसके पास ले जाने आई है। भाग 3 परछाई आईना। अन्वी ने राजू को एक पुरानी हवेली में बुलाया, जहां एक काला आईना रखा था। इस पर न कोई छवि उभरती थी, न ही कोई प्रतिबिंब। यह है परछाई आईना, अन्वी बोली। यह उस शक्ति को पकड़ता है जिसे कोई देखना नहीं चाहता। राजू ने जब उसमें देखा तो उसमें खुद की एक अजनबी छाया दिखाई दी, क्रोधित, जली हुई, रोती हुई, जैसे वह वही हिस्सा हो जो उसने अब तक दबा रखा था। और तभी आईना फूट गया। भाग 4 छाया रूप की वापसी। आईना फूटते ही धुआं उठने लगा। उसमें से निकली एक परछाई, घनी, डरावनी और लगभग मानव जैसी। राजू, मैं अधूरी थी, अब अन्वी ने मुझे पूरा किया है। राजू चौंका। अन्वी, तुम? अन्वी मुस्कराई। मैं ही हूँ आईनों की रानी का अंतिम अंश, उसकी याद। अब मैं उसकी परछाई बन गई हूँ और मैं आईनों की दुनिया को वापस लाऊंगी। भाग 5 नया युद्ध, आईने बनाम परछाई। अब युद्ध फिर से शुरू होने वाला था, लेकिन इस बार दुश्मन एक रानी नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर की परछाई थी। राजू को फिर से उतरना होगा आईनों की दुनिया में, जहां हर आईना अब एक मायाजाल बन चुका है। इस बार साथ में होंगे
एक नया दोस्त आदित्य, जो सपनों के आईनों में यात्रा कर सकता है। एक किताब प्रतिबिंब वेद, जो आईनों के रहस्यों को खोलती है। और समय की एक घड़ी, जो सिर्फ तब चलती है जब कोई सच्चाई बोले। क्या राजू फिर से जीत पाएगा? क्या परछाई का रूप अन्वी को पूरी तरह निगल जाएगा? या आईनों की दुनिया का सच अब भी छिपा हुआ है?